राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग जैक मॉडल से 2023-24 सेशन के लिए BMT सब्जेक्ट का हम लोग सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का मॉडल सेट जैक 2023-24 सेशन के लिए जो पब्लिश किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज आपको बताने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चंस के लिए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से 38 जो है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 39 से क्वेश्चन नंबर 46 के लिए जो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 52 तक अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे एक एक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या लिखा हुआ है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज, यानी पार्टनर का जो रिलेशन होता है वो फर्म के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम लोग समझते हैं, ये हम लोग अकाउंटेंसी का जैक मॉडल सेट टू 2023-24 सेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपको दिया गया है कि पार्टनर का जो रिलेशन होता है फर्म के साथ, पार्टनर का रिलेशन फर्म के साथ होता है एजेंट और प्रिंसिपल का, यानी ओनर का। ठीक है, तो ये एजेंट और प्रिंसिपल ये दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको दिया रहता है कि एजेंट एंड प्रिंसिपल बोथ, तो आपका आंसर होता है एजेंट एंड प्रिंसिपल बोथ में आप करेक्ट आंसर टिक आउट कर लेते। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज एज अ मैनेजर, एज अ सर्वेंट, एज एन एजेंट, एज अ मोनोपोलिस्टिक। तो यहाँ पर हो जाएगा एज एन एजेंट, यानी अभिकर्ता का। प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का काम करता है, लेकिन एजेंट तभी तक है, वो बिजनेस के पर्पस से जब तक काम हो रहा है तब तक वो एजेंट है, लेकिन कोई अगर डील करता है तो वो ओनर की तरह डील करेगा। ठीक है, यही अंतर होता है। तो एजेंट की तरह वो क्या करेगा, बिजनेस में जब तक काम हो रहा है तब तक एजेंट की तरह काम करेगा, लेकिन अगर कोई डीलिंग का बात आता है पार्टनर के आपस में, तो उस समय वो प्रिंसिपल यानी ओनर की तरह वहाँ पर डील करेगा। ठीक है, एजेंट नहीं रहेगा उस समय। तो इसलिए पार्टनर का रिलेशन जो होगा वो फर्म के साथ कैसा रहेगा, वो एज एन एजेंट काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आपको दिया गया है एजेंट और प्रिंसिपल दोनों की तरह काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा आपका एज एन एजेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, एन एजेंट। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड जनरली बी रिगार्डेड एज, यानी पूंजी पर ब्याज जो है सामान्यतः क्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तो पूंजी पर ब्याज जो होता है वो सामान्यतः प्रॉफिट पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट पे ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाता है। अगर प्रॉफिट होगा तो ही आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको दिया गया है लाभ का विनियोजन, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट पे चार्ज किया जाता है। तो इसीलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है कि पिछले 4 वर्षों का लाभ 8,000, 12,000, 10,000, 10,000 दिया हुआ है कि 2 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्य क्या होगा, यानी प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वेयर 8,000, 12,000, 10,000 एंड 10,000 द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट आप देख रहे हैं 12,000 और 8,000, 20,000, 30,000, 40,000 हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट है आपका 40,000 और नंबर ऑफ़ ईयर्स आपका 4 है। तो 4 से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है 10,000। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हो जाने के बाद आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लिए हैं 10,000 है और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 2 ईयर्स, यानी इंटू 2 कर दीजिएगा तो 20,000 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर 20,000 का। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, 20,000 रुपीज़ 20,000। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, देखते हैं कौन कितना एक्टिव है। तो गुडविल जो है वो कौन सा एसेट्स होता है, या तो टेंजिबल या इनटेंजिबल, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है। तो कौन कौन टेंजिबल ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं और कौन कौन इनटेंजिबल ऑप्शन के साथ, तो कमेंट में ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप टेंजिबल एसेट्स के साथ रहेंगे कि इनटेंजिबल एसेट्स के साथ। ठीक है, तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई share profits in the ratio of 2:3. In future, they decide to share profit in equal ratio. Which partner will sacrifice in which ratio? ठीक है, तो x और y जो है 2:3 में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है, तो कौन सा इधर किस अनुपात में त्याग करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है यहाँ पर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। तो आते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपको जो पार्टनर का नाम दिया हुआ है वो है एक्स और वाई, एक्स और वाई दिया हुआ है। तो एक्स का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2:3, शॉर्ट में लिख रहे हैं O/R। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:3 है, और इसका एक न्यू रेशियो होना चाहिए तब जाके कैलकुलेट होगा। न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है इक्वल बोला है, मतलब 1:1। अगर 2 पार्टनर है, अगर 3 पार्टनर रहेगा तो 1:1:1 यानी 1/3 हो जाता। तो यहाँ पर ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए फिर से लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट में, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिएगा हमेशा। एक्स का निकालते हैं हम लोग, तो 2 + 3 यानी क्या होता है 5, और 1 + 1 यानी 2, यानी 5 में 2 हिस्सा और 5 में 3 हिस्सा। तो एक्स को मिलेगा 5 में 2 यानी 2/5 माइनस न्यू रेशियो 2 में से 1 हिस्सा इसको मिलेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 5 × 2 = 10 होता है। तो 5 और 10 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, ये 2 दूनी 4 और 2 × 5 = 10 यानी 5 × 5। तो -5 + 4 यानी आ जा रहा है आपका -1/10।
और माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब होता है ये गेन, सेक्रीफाइस तो नहीं हुआ है। तो आपको पूछ रहे हैं यहाँ पर कि विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन विच रेशियो, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो जितना से गेन हुआ है उतना ही से दूसरा पार्टनर को सेक्रीफाइस करना होगा। भरोसा नहीं है तो देख लीजिए, वही आंसर आएगा आपका, जितना से गेन हुआ है उतना ही से सेक्रीफाइस भी करेगा। ओल्ड रेशियो इसका क्या है, 5/3 यानी 3/5 माइनस 1/2। तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 यानी 3 दूनी 6 और 2 पचे 10, यानी 6 में से 5 घटाइएगा तो 1 आएगा, यानी 1/10। तो ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। तो जैसा आपको बताया था जितना से गेन हुआ है उतना ही से सेक्रीफाइस होगा। तो यानी आपको जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो किसको हो रहा है, यानी पार्टनर वाई को सेक्रीफाइस हो रहा है। कितना से हो रहा है वो आपको पूछा गया है, 1/10 से हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए 1/10 वाई सेक्रीफाइस। तो ये आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको एक सवाल और पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड ही। आपको अगर पूछ लेता है यहाँ पर कि न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो न्यू रेशियो का फॉर्मूला आप क्या बताएंगे, ये कमेंट करके मेरे को बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म विल बी, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए दो तरह के एसेट्स यहाँ पर है, एक रिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं और एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डेड एसेट्स मतलब जो आपको बैलेंस शीट में दिया रहता है, बैलेंस शीट में आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जो दिया हुआ है वो रिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कुछ भी हो सकता है जो आपको लिखा नहीं है, ठीक है ना, वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे देता है, तो वो है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और एक हो सकता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो है हमेशा वो प्रॉफिट दिलाएगा आपको, यानी गेन होगा उससे, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमेशा आपको लॉस करवाएगा, ठीक है। ये गेन और ये लॉस, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमेशा गेन करवाएगा आपको और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमेशा लॉस करवाएगा आपको, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, ये आपका रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि रिकॉर्ड कर लिया गया है अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को हानि होगा, वर्तमान साझेदार को ना लाभ होगा ना हानि होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा आपको बताया अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो आपको फ़ायदा ही होगा, यानी गेन होगा। तो ये अगेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो आपको पुराने पार्टनर्स हैं, जो आपको विद्यमान पार्टनर्स हैं, जो आपके फर्म में पार्टनर्स हैं, उनको क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। वर्तमान साझेदार को लाभ, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, या रिकॉर्डेड एसेट्स हो या अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, या रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इसका हम लोग एंट्री कहाँ करते हैं, आपको याद होगा, ये हम लोग एंट्री हम लोग करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है ना। और रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है इसमें हम लोग सारे एसेट्स का इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो तब हम लोग इसका एंट्री करते हैं, या लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो उसका एंट्री हम लोग करते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, और ऑप्शन ए में हो जाएगा अगेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सेक्रीफाइस रेशियो
पूछा है सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये आपका ऑप्शन जो मैच कर रहा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि एक नया साझेदार फर्म में शामिल किया जा सकता है। हाँ, एक नया पार्टनर को फर्म में शामिल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी अगर 3 पार्टनर है, और अगर कोई नया पार्टनर जैसे डी अगर एडमिशन लेना चाहता है, न्यू है ये, तो ये ए, बी और सी ये सभी के सहमति से ही डी को एडमिशन दिया जाएगा। डी टेक एडमिशन, डी टेक एडमिशन। ये ए, बी, सी, अब ऐसा नहीं है कि ए अगर एग्री करता है तो डी का एडमिशन हो जाएगा, नहीं, ये तीनों को एग्री करना होगा, ए, बी, सी और यानी ये तीनों को एग्री करना होगा, तब जाके डी का एडमिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुराने साझेदारों की सहमति से, विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यानी पुराने पार्टनर के सहमति से ही नए पार्टनर का एडमिशन होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, विथ द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर था ये। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित सामान्य रिजर्व को हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, आर्थिक चिट्ठा मतलब समझ रहे बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट। तो एक लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट। तो लायबिलिटी साइड में जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का कुछ भी अमाउंट जो है वो को ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो उसका जो ट्रांसफ़र होगा, यानी जनरल रिजर्व गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज़ ट्रांसफ़र टू, यानी जो ट्रांसफ़र होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है वो पार्टनर्स जो कैपिटल होगा ए, बी, सी, मान लीजिए ये 3 पुराने पार्टनर्स हैं, और नया पार्टनर यहाँ पर अगर डी है, न्यू पार्टनर है डी, डी टेक एडमिशन, डी टेक एडमिशन, डी का एडमिशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो वो नया पार्टनर है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो सभी पार्टनर को बांटा जाएगा, या फिर ओल्ड पार्टनर जो ए, बी, सी, यानी ये ओल्ड है और ये डी जो है ये न्यू पार्टनर है। ठीक है, तो ये किस में बांटा जाएगा, तो यहाँ लिखा गया है कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, यानी ए, बी, सी, डी के साथ चला जाएगा। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी डी में चला जाएगा, या फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी ए, बी, सी में चला जाएगा, और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी, यानी ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा। ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा। ये जो जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो भी कौन सा रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा। ठीक है ना, ओल्ड रेशियो में। जैसे बैलेंस शीट में ए, बी, सी 3 पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया हुआ है 2:3:5, तो इसी रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जनरल रिजर्व का अमाउंट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा 2-3 चीज़। जैसे यहाँ पर जनरल रिजर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन सा रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में होगा। जनरल रिजर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किन पार्टनर्स को होगा, ओल्ड पार्टनर्स को होगा। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी वे से समझ में आया होगा और आपको हमेशा याद रहेगा। तो इसलिए आपका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यह हो जाएगा आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि एक नए साझेदार के प्रवेश के कारण ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी एक नए साझेदार के प्रवेश के कारण जो है क्या हो सकता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, ठीक है। पुनर्गठन कैसे होता है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे अगर ए बी सी अगर 3 पार्टनर है और उनका रेशो जो है वो है 2:3:4, यानी ये रेशो अगर है और अगर डी नया पार्टनर यहाँ पर आता है और वो बोलता है मेरे को 1/4 शेयर प्रॉफिट चाहिए, तो क्या होगा, इनके रेशियो में चेंजेस हो जाएगा। और डी एक नया पार्टनर है, डी को भी प्रॉफिट देना होगा, तो डी को अगर प्रॉफिट देना होगा तो इन सभी को क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, या किन्हीं को सेक्रीफाइस करना होगा, किसी को गेन भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा यहाँ पर चेंजेस तो होने वाला है, ए बी सी में जैसे पहले मिलता था हो सकता है कि बाद में ना मिले वैसा, तो इसका मतलब है कि पुनर्गठन तो करना ही होगा, यानी फिर से नया रेशियो हम लोग को डिसाइड करना होगा, क्योंकि ए बी सी पहले था, अब डी भी आ गया नया पार्टनर, तो इसीलिए क्या होगा, अब पार्टनरशिप फॉर्म इज़ रिकन्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, ठीक है, यानी रिकन्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। अगर डी अगर नया पार्टनर है तो न्यू अगर है, अगर डी को एडमिशन दिया जाता है, न्यू पार्टनर के आने से क्या होगा, अ पार्टनरशिप फॉर्म इज़ रिकन्स्टिट्यूटेड, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अ पार्टनरशिप फॉर्म इज़ reconstituted, a partnership firm is reconstituted, a partnership firm is reconstituted, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर इज, ठीक है, गुडविल जो है दिया जाएगा, यानी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। अवकाश ग्रहण, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी अगर 3 पार्टनर्स हैं, अब उसमें से अगर सी रिटायरमेंट लेना चाहता है, ठीक है, और इन सभी का रेशियो है 2:3:4 का है, ठीक है। अगर सी यहाँ से रिटायरमेंट लेना चाहता है तो यानी जो रेशियो होगा 3, 2, 5, 4, 9, यानी 4/9 के हिसाब से गुडविल उनको दे दिया जाएगा, पुराने लाभ हानि अनुपात में दिया जाएगा, ठीक है। कौन सा रेशियो में, ये जो दिया हुआ है पहले से जो आपको रेशियो दिया हुआ है, ये कौन सा रेशियो दिया हुआ है, ये जो रेशियो दिया हुआ है ये आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी पुराने रेशियो के हिसाब से गुडविल का पेड आउट किया जाएगा, पेड कर दिया जाएगा, पुराने जो अवकाश ग्रहण जो कर रहे हैं वो पुराने लाभ हानि अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो पुराने लाभ हानि अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है कि संपत्तियों और दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज शोन एट देयर रीवैल्यूड वैल्यू इन, किस पे दिखाया जाता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 एसेट्स और लाइबिलिटीज़, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों का एक बुक वैल्यू होगा और एक रिवाइज्ड वैल्यू होगा। लाइबिलिटी के भी ले लेते हैं बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू। तो जैसे अगर मान लीजिए कि एक एसेट्स दिया हुआ है डेटर्स, और डेटर्स का बुक वैल्यू पहले 40,000 है और रिवाइज्ड वैल्यू इसका 50,000 है, ठीक है। उसी तरह से क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का बुक वैल्यू
10,000 दिया हुआ है और रिवाइज्ड वैल्यू 8,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एंट्री हम लोग कहाँ लिखेंगे? ठीक है, कौन सा, कहाँ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूड जो है वैल्यू वो हम लोग कहाँ लिखते हैं? न्यू बैलेंस शीट में लिखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं कि नन ऑफ दीज? तो ये जो भी हम लोग जो प्राइस जो चेंजेस होता है वो हम लोग लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि इसका वैल्यू चेंजेस हो रहा है, कितना से चेंजेस हो रहा है वो हम लोग को रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है। और न्यू बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं? जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाया गया और जो रीवैल्यूड प्राइस है, जो रीवैल्यूड प्राइस होता है वही हम लोग न्यू बैलेंस शीट में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं कि डिफरेंस लिखते हैं खाली, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना का डिफरेंस हुआ। जैसे डेटर्स 40,000 था, अभी हो गया 50,000, तो ये इंक्रीज़ हो गया। तो एसेट्स अगर इंक्रीज़ होता है तो गेन होता है, यानी फ़ायदा होगा, तो इसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वहीं अगर क्रेडिटर्स जो आपको दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10,000 और रीवैल्यूड प्राइस है, बुक वैल्यू 10,000 है, रिवाइज वैल्यू 8,000 है, तो इसका मतलब है कि लाइबिलिटी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गया है। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज़ होता है तो भी हम लोग को क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसका समझिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का कि एसेट्स अगर बढ़ता है तो फ़ायदा होगा और एसेट्स अगर डिक्रीज़ होगा तो इसका मतलब आपको लॉस हो जाएगा। वही जैसे आपका लाइबिलिटी का वैल्यू अगर इंक्रीज़ अगर होता है तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो वो जो डिफरेंस है बस खाली वो लिखना पड़ता है। तो डिफरेंस जैसे यहाँ पर है 2,000 का, तो 2,000 का जो आप लिखेंगे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, और यहाँ जो 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है आपका एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो क्रेडिट साइड में सारे गेन्स लिखेंगे और डेबिट साइड में सारे लॉसेस लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना चाह रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो भी रीवैल्यूड प्राइस होता है वो लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये कौन सा अकाउंट होता है? ये आई मीन कि पर्सनल अकाउंट होता है कि रियल अकाउंट होता है कि नॉमिनल अकाउंट होता है? तीनों में से कोई एक अकाउंट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तभी हमको पता चलेगा कौन कितना एक्टिव है, कौन कितना ध्यान दे रहा है पढ़ाई लिखाई में, और कौन मॉडल सेट पूरी देख रहा है। तो उम्मीद है आप लोग सही आंसर करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक न्यूमेरिकल सवाल दे दिया है कि XYZ partner sharing profits in the ratio of 1/4, 2/5 and 7/20. Z retires from the firm. New profit sharing ratio will be X, Y और Z 1/4, 2/5 and 7/20 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। जेड फर्म के अवकाश ग्रहण करता है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो XYZ, तो x का जो है वो है 1/4, y का है 2/5 और जो z का है वो है 7/20। ठीक है, तो देखिए इसको पहले रेशियो को पहले सिंगल डिजिट में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने का दो तरीका है, या तो आप जो बड़ा डिजिट है उसके हिसाब से इन दोनों को भी बराबर कर लीजिए, या तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। दोनों तरीक़ा से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। जैसे यहाँ 20 दिया हुआ है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? ये अंश हो गया, ये हर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हर दिया हुआ है वो है 20 है, तो 5 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 20 के बराबर, यानी बड़ा डिजिट के बराबर आ जाता है। और जितना से आप हर में गुना किए हैं उतना ही आप अंश में गुना करेंगे, यानी 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ अगर 4 है तो इसको भी 5 से गुना करेंगे, तब जाके आपका 20 के बराबर होगा। और जितना आप 5 हर में गुना किए हैं उतना ही आप अंश में गुना कीजिएगा। तो देखिए अब ये 4 × 5 = 20, ये 20 और ये 20 कैंसिल हो गया,
तो आपका जो रेशियो है अब आपका तैयार है सिंगल डिजिट में 5, 8 और 7। तो यहाँ से आपको बोला गया था कौन रिटायर हो जाता है, Z यहाँ से रिटायर हो जाता है, Z यहाँ से रिटायर हो गया। तो आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, यानी अब इस 7 का कोई मतलब नहीं है, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपका 5:8 हो जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। और एलसीएम लेके भी आपको बता देते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे कि कैसे ये बता दिए आप। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, वो इसमें भी बता देते हैं। 1/4, 2/5 और 7/20। तो हम क्या बताएं आपको, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 20। तो 4, 5 और 20 का एलसीएम लीजिए। 4, 5 और 20 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो 5 चला सकते हैं इसको। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आ रहा है। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे, 1/4 गुना 20, 2/5 गुना 20 और 7/20 गुने 20। ये 20 कैंसिल, 5 चौके 20, 4 पचे 20। तो ये आपका आ जा रहा है 5, 8 और 7, ठीक है। तो Z यहाँ से रिटायर हुआ था, तो 7 का कोई मतलब नहीं है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया, 5:8 आ गया, ठीक है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। तो आपको सबसे आसान तरीका ये बताएं कि सबसे बड़ा डिजिट देख लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करके बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा 5:8। तो देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5:8। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाता को जमा किया जाएगा। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। तो डिजीज पार्टनर जो है उसका कैपिटल अकाउंट अगर आप क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अगर डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर आप तैयार करते हैं तो उसके क्रेडिटेड यानी क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखेंगे, एक क्रेडिट साइड है एक डेबिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हैं, उसका कैपिटल लिखते हैं पहले, ठीक है, बाई कैपिटल यानी बाई बैलेंस बीडी जिसको हम लोग लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। इसको बाई बैलेंस बीडी भी बोलेंगे, बाई बैलेंस बीडी, या उसका कैपिटल समझने के लिए लिख दे बाई कैपिटल। और लिखेंगे क्या, बाई रिजर्व फंड लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो। और क्या लिखेंगे, बाई गुडविल लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हैं तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा जो प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ जो है आप उसको क्रेडिट किया जाता है, तो गुडविल को भी यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करना रहता है। तो आप यहाँ देख लीजिए क्या पूछ रहा है वहाँ पर कि क्रेडिट किया जाएगा हर और हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका हिस्सा ट्रांसफ़र किया जाएगा, हर और हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल जो है ये जैसा आपको बताएं ये ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है ना। तो गुडविल भी ट्रांसफ़र किया जाएगा, पीएल भी ट्रांसफ़र करते हैं, रिजर्व फंड ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो सारी चीज़ हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपको बता दिए जनरल नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, पूरा डिटेल्स में आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14।
थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि आपको डिटेल्स में भी तो समझना जरूरी है, नहीं तो आपको आंसर तो दिया ही हुआ है। आंसर तो आपको लास्ट में आपको दे दिया है कि किसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 तो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, प्रीमियम पर निर्गमन से आशय क्या, द पर्पस ऑफ इशू ऑन प्रीमियम इज, ठीक है, द पर्पस ऑफ इशू ऑन प्रीमियम, तो क्या इसका मतलब है, प्रीमियम पर निर्गमन से क्या आशय है। एक्सक्यूज मी, द इशू ऑफ शेयर एट वैल्यू लेस देन द फेस वैल्यू, अंशों के अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमन करना, द इशू वैल्यू इज हायर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, द इशू ऑफ शेयर एट फेस वैल्यू, ऑल ऑफ दिस। मतलब समझिए इसका फेस वैल्यू जो तय किया गया है और पेड वैल्यू, फेस वैल्यू जो लिखा हुआ है 10, और 10 में ही अगर आप इशू कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एट पार। एक कॉन्सेप्ट ये 10 का वैल्यू है, अगर आप इशू कर दिए 15 में तो वो हो गया एट प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पर वही आपको समझाना चाह रहा है, द इशू ऑफ द शेयर एट वैल्यू लेस देन द जो फेस वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होता है, 10 का अगर है इशू कर दिया 8 में तो ये हो जाता है एट डिस्काउंट, ये तो नहीं है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जितना फेस वैल्यू है उससे अधिक पे इशू करना, ठीक है। द इशू वैल्यू इज हायर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू से इशू प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीमियम का मतलब, एट पार का मतलब अगर पूछ देता कि जितना फेस वैल्यू है उतना ही पे अगर इशू कर दिया गया है तो वो क्या हो जाता, एट पार हो जाता, ठीक है। द इशू शेयर एट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे अगर होता तो ये ऑप्शन सी में क्या हो जाता। तो ये आपका अगर क्वेश्चन पूछा रहता है कि एट पार का निर्गमन से आशय क्या है, यानी सममूल्य पर, तो इसका मतलब हो जाता ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछा है, प्रीमियम पूछा है, तो प्रीमियम का हो जाएगा यहाँ पर द इशू वैल्यू इज हायर देन द फेस वैल्यू, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, द इशू वैल्यू इज हायर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, द टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इंक्लूड, दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है, तो दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है उसका पेड अप कैपिटल। टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज जो होता है वो क्या होता है, पेड अप कैपिटल होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी पेड अप कैपिटल।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है जब्त अंश खाता का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, यानी बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट री इश्यूड इज ट्रांसफर टू, यानी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जो है अगर उसका री इशूड अगर हो जाता है, जो शेयर का री इशू हो जाता है, तो उसका ट्रांसफ़र कहाँ हम लोग करते हैं, तो उसका हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, आपको बता देते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 में जब फॉरफिटेड होता है उसके बाद उसका री इशू होता है, और री इशू के बाद एक एंट्री हम लोग करते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं उसको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिज़र्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कैपिटल रिज़र्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का री इशूड को बोला गया है यहाँ पर, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो कैपिटल रिज़र्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कैपिटल रिज़र्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि अंश जब्ती खाता के शेष को आर्थिक चिट्ठा के मध्य के अंतर्गत दिखाया जाता है, यानी बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज सोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। कौन से आइटम के अंदर दिखाया जाता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को? तो बैलेंस शीट में आपका एक होता है लाइबिलिटीज़ और एक होता है एसेट्स। तो लाइबिलिटीज़ में आप लिखते हैं सबसे पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसके बाद आप लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के बाद आप लिखते हैं शेयर कैपिटल लिखते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ही हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है। अधिमूल्य मतलब प्रीमियम। फॉर द कंपनी प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज अ, यानी अगर 10 वाला डिवेंचर को अगर हम 12 में इशू कर दें तो प्रीमियम का जो 2 रुपया है वो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा, यानी कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल गेन बोलते हैं, ठीक है, पूंजीगत लाभ या पूंजीगत प्राप्ति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कैपिटल गेन। क्वेश्चन नंबर 19, ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं कहे जाते हैं। डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाय ओनली डिलीवरी आर, यानी सिर्फ जो डिवेंचर ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ डिलीवर्ड कर दिया जाता है, जिसको कोई रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है, जिसका रजिस्टर्ड कोई मतलब नहीं है, डिवेंचर होल्डर्स को कोई मतलब नहीं है इससे, उसके रजिस्ट्री होने से, ठीक है ना, बस उसको डिलीवर्ड कर दिए, बस वो काम मात्र हो गया हम लोग का। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाहक डिवेंचर बोलते हैं, ठीक है, बियरर डिवेंचर बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, बाहक डिवेंचर। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है अनरजिस्टर्ड डिवेंचर, ठीक है। एक रजिस्टर्ड डिवेंचर होता है जिसको रजिस्टर्ड किया जाता है, और एक होता है अनरजिस्टर्ड डिवेंचर जिसको रजिस्टर से कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ बियरर डिवेंचर कहलाता है, यानी बाहक ऋण पत्र कहते हैं उसको, ठीक है, बस उसको डिलीवरी कर दिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सिर्फ हो जाएगा वो बियरर डिवेंचर, यानी ऑप्शन सी। बियरर डिवेंचर।
क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता तो यह है। जैसे खुले बाजार का मतलब हो गया यहाँ पर ओपन मार्केट। इफ़ द डिवेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड दीज आर, तो वो क्या होते हैं वो बता दे रहा हूँ आपको। ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। जैसे ओपन मार्केट में क्या होता है कि जैसे डिवेंचर यानी कंपनी जो है वो एक तरह का डिवेंचर यानी लोन लेती है डिवेंचर होल्डर्स से, ठीक है। जो डिवेंचर लिए हुए हैं उनको पैसा देना पड़ता है, कंपनी को रिडीम करना पड़ता है एक टाइम लिमिट के बाद। जैसे मान लीजिए कि 5 साल के बाद उनको पेमेंट करना है, ठीक है, या ईयर एक मान लीजिए 2023 के बाद आपको पेमेंट करना शुरू करना है, यानी 2024, 2025, 2026 यानी 3 साल के अंदर आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो डिवेंचर तो कंपनी के पास ऑप्शन क्या है कि वो ओपन मार्केट से वो डिवेंचर को परचेस कर सकती है, ठीक है। दूसरे कंपनी के नहीं, अपने ही कंपनी के को डिवेंचर को वो परचेस करेगी, जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जहाँ पर शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड सब परचेस सेल होते हैं। तो वहाँ से परचेस किया जा सकता है ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट में जैसे 100 रुपया वाला डिवेंचर को, जैसे वो 100 रुपया है, अगर वो उसका रेट, क्योंकि आपको पता ही है स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि मार्केट का रेट जो है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी बढ़ सकता है कभी घट भी सकता है। तो जैसे 100 वाला डिवेंचर अगर वो 96 के रेट में अगर कंपनी को मिल जाता है तो कंपनी उसको परचेस कर लेती है, ठीक है। ताकि आपको जब पेमेंट करेगी तो आपको 100 के बदले में कितना पेमेंट करना होगा, 96 पेमेंट करना होगा, लेकिन फेस वैल्यू तो 100 ही है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाता है, कंपनी को बेनिफिट हो जाता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। वो हम लोग बाद में समझेंगे इसको। तो फिलहाल जो है आपको बताना ये था कि ओपन मार्केट से परचेस कर लेना, तो एक तरह से वो क्या है, जब तक वो उसको रिडीम नहीं कर देते हैं तब तक क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ओपन मार्केट से अगर डिवेंचर को परचेस करके रख लिए, ठीक है, और उसको कैंसिल नहीं करते, तब तक के लिए क्या है वो इन्वेस्टमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट। ट्वेंटी के बाद क्वेश्चन नंबर 21, अपना ऋण पत्र कंपनी के वे ऋण पत्र है जिसे, यानी ओन डिवेंचर्स, अपना ऋण पत्र जिसको बोल रहे हैं, आर दोज डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी विच, देखिए ये क्या हो रहा है, द कंपनी अलॉट्स टू इट्स ओन प्रमोटर्स नहीं, द कंपनी अलॉट टू इट्स डायरेक्टर नहीं, द कंपनी परचेजेस फ्रॉम द मार्केट एंड कीप देम एज इन्वेस्टमेंट, यानी उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखती है परचेज करके, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में हो जाएगा आपका, द कंपनी परचेज फ्रॉम द मार्केट from the market and keeps them as investment, as investment। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एक स्वाधिकार उदाहरण है, यानी पेटेंट राइट इज द एग्जाम्पल ऑफ। पेटेंट राइट, पेटेंट राइट हो या फिर गुडविल हो, कॉपीराइट हो, ये जो होता है ये इनटेंजिबल एसेट्स के कैटेगरी में आती है, यानी अदृश्य संपत्ति है, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आता है, फिक्टिशियस एसेट्स में होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये होता है फिक्टिशियस एसेट्स में, ठीक है। और इंटेंजिबल में तो समझ में आ गया क्या होता है, गुडविल होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ये सब आपका इंटेंजिबल एसेट। करेंट एसेट्स में तो आपको पता है क्या होता है, कैश, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब होता है करंट एसेट्स में।
तो फिलहाल हमको पूछा गया है यहाँ पर कि पेटेंट राइट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ऑप्शन बी, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि वित्तीय विवरण में समाहित होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 तो हम लोग सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के डैश है, यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट आर द डैश ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी वित्तीय विवरण जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सबसे एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, सबसे लास्ट में बनाया जाता है। तो सबसे स्टार्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स होता है, यानी जिसको हम लोग जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। उसके बाद होता है लेजर्स, उसके बाद होता है ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद बनता है फाइनल अकाउंट बनता है, ठीक है, फाइनल यानी एंड प्रोडक्ट फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फाइनल अकाउंट के में क्या होता है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, ये सब बनाया जाता है जो है एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द डैश ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस है, तो क्या है, वो एंड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एंड प्रोडक्ट। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आ रहे होंगे, और कुछ अगर डाउट रहता तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स, यानी वित्तीय विवरण में समाहित होती है। समाहित क्या होती है, मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन, यानी जो मुद्रा से संबंधित है, यानी मौद्रिक सूचना ही सिर्फ वहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। मौद्रिक सूचना यानी मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स, निर्गमित किया जाता है किनके लिए किया जाता है, अंशधारकों के लिए, यानी शेयर होल्डर्स के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो देख सके कि फिनेंशियल परफॉर्मेंस यानी फिनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये शेयर होल्डर्स को एनुअल रिपोर्ट इशू किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, चलिए अब ख़त्म करते हैं अब इसको। 26 में आ गए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया गया है कि कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट्स द ट्रेंड ऑफ द डैश ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर वित्तीय विवरण की तुलना व्यवसाय की डैश प्रवृत्ति को इंगित करता है। तो ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभदायकता, निष्पादन यानी परफॉर्मेंस, और वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन, यानी तीनों को इंगित यानी इशारा करती है इसको कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, लाभदायकता यानी निष्पादन, परफॉर्मेंस कैसा है, और फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, इन्वेस्टमेंट करने लायक है नहीं है, ये आपको सारी चीज़ बताती है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि डैश अनुपात मुख्य रूप से प्रत्यय की गणना करती है। रेशियो से सवाल आपको दे दिया, द डैश रेशियोज आर प्राइमरीली मेजर्स ऑफ रिटर्न। रिटर्न जो है वो मेज़र करती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर रिटर्न। तो यानी आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, प्रॉफिटेबिलिटी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर
प्रॉफिटेबिलिटी। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। द्रव्यता के दो आधारभूत माप है। द्रव्यता यानी लिक्विडिटी में आप क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ये सब कैलकुलेट करते हैं आप इसमें। तो इसमें क्या आ जाएगा? करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो यानी चालू अनुपात और द्रव्यता अनुपात। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको याद होगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स में क्या लिया जाता है? करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ छूट गया है यहाँ पर, जहाँ तक मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कहीं पर भी। 30 क्वेश्चंस है आपका, इसमें आइडियल रेशियो आपको नहीं पूछा है। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है ये आपको पता होना चाहिए, 2:1 होता है। और लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो जो है वो 1:1 होता है। और ये आप लोग ज़रूर प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछता ही है एग्ज़ाम में कि आइडियल रेशियो क्या होता है करंट रेशियो का और लिक्विड रेशियो का, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 का फिलहाल आंसर जो है वो करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। कैश फ्लो नाम से आपको पता चल रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए, लेखांकन के रोकड़ के आधार पर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, पूछते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण जो है यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कौन से स्टैंडर्ड के तहत आते हैं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा नंबर का है ये इसका। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि पता चले कि आप लोग बिल्कुल पढ़ाई जो है वो ध्यान से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर वीडियो ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं, ये पता चल जाएगा। तो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं हम, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कौन सा अप्लाई होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो तब तक हम इसका आंसर ले लेते हैं। तो रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है किससे? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। और ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से ही आपसे एक पूछ रहे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने एक्टिविटीज़ होते हैं, ये आपको बताने हैं कमेंट करके, ठीक है। कितनी एक्टिविटीज़ होते हैं? 3 एक्टिविटीज़ होते हैं, उनका नाम भी आपको बताना है, ठीक है। कितने एक्टिविटीज़ है तो इसका आंसर दे दिए हम, 3 होते हैं, लेकिन कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं ये आपको नहीं बताएंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 आपको क्वेश्चन पूछ लिए कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है और कितने एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो आपको बता दिए, लेकिन कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं उसका नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकस को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू, ठीक है। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं? तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब हो गया वसूली खाता। इसमें भी हम लोग सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं उसके बुक वैल्यू पे, और भी बहुत सारी चीज़ है इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ पूछा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर यहाँ पूछ देता कि प्लांट एंड मशीनरी को डिसोल्यूशन में कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स हो या लाइबिलिटीज़ हो उसको भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ऑप्शन सी रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। एक सवाल और पूछेंगे, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसलिए पूछते हैं आपसे एक सवाल कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सही सही कमेंट कीजिएगा इसमें कि कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल होगा कि रियल होगा या नॉमिनल होगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं कि जो आपका आंसर
रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आपको पूछे थे, वही आंसर रियलाइजेशन अकाउंट के लिए भी होगा। रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन दोनों एक ही नेचर ऑफ अकाउंट है, वो याद रखिएगा कौन सा है, ये आप कमेंट करके बस बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए तो उम्मीद है आपको कि सारे क्वेश्चंस के डिटेल आंसर आपको समझ में आए होंगे, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। बीएमटी का सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता दिए, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो। और आगे आने वाले वीडियोस में आपको अकाउंटेंसी का जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, अब आपको बताएंगे वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।